नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फास्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम लोग ने वर्ल्ड मैप का एक बेसिक क्लास कर चुका था। आज हम लोगों ने सेकंड क्लास कर रहा है वर्ल्ड मैप का, जो कि आज सेकंड क्लास है। तो आप लोग अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर के फर्स्ट क्लास देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। यार, मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँ। आज ये सेकंड क्लास है। देखिए, मैं बोला था कि वर्ल्ड मैप में जब तक आप 5 क्लास बेसिक्स नहीं समझ लेते हैं, उसके बाद आप वर्ल्ड मैप या इंडिया मैप किसी को भी पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर आप बेसिक्स 5 क्लास पढ़ लेते हैं, अगर आप 5 क्लास बेसिक्स पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा सा आसानी लगेगा वर्ल्ड मैप पढ़ने में। आसानी या बहुत ही आसान लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने महाद्वीप और महासागर तक जाकर के पढ़ाई, मतलब जो हम लोग का सेशन जो समाप्त हो गया था, हम लोगों ने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। आज हम लोग अक्षांश, देशांतर और उसके बाद विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। उसके बाद हम फिर से जहाँ से हम लोग ने समाप्त किया था बेसिक्स 1 में, महाद्वीप महासागर, वहाँ से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद महाद्वीप महासागर, उसके बाद महाद्वीप में एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया, इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो बेसिक है, सिर्फ हम लोग आज अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक अक्षांश देशांतर आप नहीं पढ़ेंगे, जो कुछ बेसिक्स है, तो आप आगे की जो क्लास है उसको थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए हमने आज कल जिसके पहले वाला जो सेशन था फर्स्ट क्लास, उसमें महाद्वीप महासागर के बारे में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, और उसके बाद हम लोग सेकेंड में अक्षांश देशांतर शुरू कर दिया। फिर जब ये समाप्त होगा अक्षांश देशांतर, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, फिर से महाद्वीप महासागर से। तो चलिए, सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखा कहते किसे हैं, इन चीज़ों को हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम लोग देखें पृथ्वी हमारा जो देखिए कुछ इस आकार की है पृथ्वी हमारी, ठीक है। जियोड आकार की, मतलब थोड़ा ना गोला है और ना ही चौपुटा है, थोड़ा सा जियोड आकार का है, ठीक है। हमारा पृथ्वी। तो देखिए, पृथ्वी का एक क्या है, एक काल्पनिक है, ठीक है। मतलब एक इमेज बनाया गया है, ठीक है। पृथ्वी का एक आकार बनाया गया है। हूबहू तो पृथ्वी नहीं है, लेकिन पृथ्वी की तरह ही कुछ उसके आकार बनाया गया है। लेकिन आप इसमें ध्यान दें, बीच में देखें, यहाँ पे एक बीच में रेखा जा रहा है पृथ्वी के बीचों बीच से, ठीक है। ये क्या है, अगर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी को 2 भागों में, जो पृथ्वी जो है उसको 2 भागों में बांट रहा है। ऊपर में बांट रहा है, तो ऊपर के पता है आपको नॉर्थ बोलते हैं ऊपर वाला को, और नीचे को क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ बोलते हैं। क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम आप लोगों को मैप में जो दिशा का डिफाइन कैसे करते हैं मैप में, मानचित्र में, इस चीज़ को हम पढ़ा दिए हैं। आप अगर पिछला क्लास नहीं देखे तो जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। उसमें हमने मैप में दिशा का निर्धारण भी बताया, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में नॉर्थ ऊपर क्यों होता है, साउथ नीचे क्यों होता है, यानी कि ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण क्यों होता है। तो इस चीज़ को हम समझा दिए हैं। तो देखिए, अब अभी आप समझेंगे सिर्फ ऊपर में नॉर्थ हुआ, नीचे में साउथ। तो अब बताएं, जब ऊपर में नॉर्थ है तो ये देखिए पृथ्वी गोला है, लेकिन इसको बीचों भाग से ये काट दे रहा है। तो गोला का ये अगर भाग देखें हम लोग, ये भाग अगर नीचे का ये भाग देख ले, जैसे कि यहाँ से अगर ले लेते हैं हम लोग, तो क्या है, गोला का आधा भाग है, ठीक है। तो गोला का आधा भाग यानी क्या है, यानी कि अर्धगोला। इसको क्या बोलेंगे, अर्धगोला। तो गोला यानी कि गोला का, इसको बोलेंगे गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध। गोला का अर्धभाग गोलार्ध, ठीक है, इसको बोलेंगे गोलार्ध। इसको कौन सा गोलार्ध बोलेंगे, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऊपर वाला को है उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, क्योंकि उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पे देखिए, जो ये अक्षांश रेखा के हम लोग आज, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले अक्षांश रेखा, तो सबसे पहले अक्षांश रेखा हम समझते हैं। पृथ्वी पर, ठीक है, जो बीचों जो पृथ्वी की एकदम समानांतर, जो एक समानांतर लाइन में जो लाइनिंग खींचा गया। देखिए, पृथ्वी पर एक्चुअली में कोई लाइन नहीं है, या कोई रेखा नहीं है, या कोई वृत्त नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के अनुसार देशांतर को रखा गया, इसलिए ताकि टाइम को हम लोग डिफाइन कर सके। अक्षांश देशांतर, पता आप बताए कि अगर आपको यहाँ है तो आपको जाना होगा यहाँ, तो आपको कैसे पता कि हम यहाँ कैसे जाएंगे, या ये कितना दूर है यहाँ से, सिर्फ कहेंगे 50 किलोमीटर दूर। 50 किलोमीटर दूर ये भी हो सकता है, या 50 किलोमीटर दूर यहाँ भी आ सकता है, इसके आसपास भी है, इसके आसपास भी। लेकिन हमको कन्फर्म यहाँ डायरेक्शन पर लेना होगा, तो हम लोग को बोलना होगा कि हाँ इतनी डिग्री नॉर्थ, इतनी डिग्री हम लोग जाएंगे क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश में। और उसके बाद क्या करेंगे, दक्षिणी अक्षांश के बाद हम लोग क्या करेंगे कि दक्षिणी अक्षांश के बाद पश्चिमी देशांतर में हम लोग इतनी डिग्री जाएंगे, इतनी डिग्री, इतने सेकंड, इतने मिनट, इतने सेकंड जाएंगे। तो इस तरह से एक लोकेशन को डिफाइन करने के लिए एक वैज्ञानिकों द्वारा एक लाइन खींचा गया। इमेज मतलब क्या होता है, इमेजिनरी यानी कल्पना किया गया है, इस तरह का है, ताकि यहाँ पे लोग अपने लोग को आने जाने के लिए ट्रेन को, ये कोई भी चीज़ में जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जैसे हवाई जहाज़ कोई अगर उड़ना है, जाना है, इस सब को लेकर, इसीलिए ये रेखा खींचा गया है, ताकि उससे हम लोग क्या करेंगे कि जगह को डिफाइन कर ले, ठीक है। अब हवाई जहाज बीच में उड़ रहा है, उसको पता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, उसको थोड़े पता है। इसीलिए क्या किया गया है कि
जो लाइनिंग कर दिया गया है ताकि हवाई जहाज को पता रहे कि मुझे इतनी डिग्री इतने अक्षांश पे उतरना है। मानिए कि यहाँ पे एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है, तो इतनी डिग्री इतने मिनट इतने सेकंड पे है। तो इसी तरह से वो डिफाइन करके हवाई जहाज अपना लैंडिंग करता है, क्योंकि उसमें कुछ क्या बोलते हैं इक्विपमेंट रहते हैं जो इसको ट्रेस करते रहते हैं। तो देखिए ये अक्षांश हो गया। तो अक्षांश की अगर बात करें तो अक्षांश हर एक डिग्री पे अगर देखें तो पृथ्वी पर, पहले इसको हम कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे आपको हम। अक्षांश की अगर बात करें हम लोग तो हर एक डिग्री पे, यानी कि हर एक डिग्री, जैसे कि यहाँ से भी ले सकते हैं, हर एक डिग्री पे एक है। देखिए अगर गोला को हम लोग बीच भाग में काटते हैं तो यहाँ देखें तो ये क्या होगा, एक 80 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ये समानांतर है, 80 डिग्री यहाँ पे होगा, 80 डिग्री का एंगल बनेगा इस पर। लेकिन अगर बीच में हम लोग ऐसे काट देते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं 90 डिग्री। तो देखिए अगर ये 80 है तो इसी तरह से यहाँ पे जाएंगे तो एक डिग्री में बढ़ना है। यहाँ पे 0 डिग्री ये है, ठीक है, ये एकदम से 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री से आप इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री तक इधर बढ़ेंगे 90 डिग्री, और फिर 90 डिग्री हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए अब 90 डिग्री बढ़ने का मतलब 90 लाइनिंग इस तरह खींचा जाएगा इस पर। तो जो यहाँ पे लाइनिंग है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सीधा है, लेकिन एक्चुअली में ये लाइनिंग इस तरह गोल है। आधा भाग हम लोग का यहाँ ऊपर का भाग दिख रहा है। ठीक है, जो कि क्योंकि पृथ्वी यहाँ पे हम लोग एक फेज पे उतारे हैं, इसीलिए हम लोग को इस तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये गोला है, इस तरह से गोला है पृथ्वी पर, इस तरह से गोला करके अक्षांश है। ठीक है, तो अक्षांश क्या है, एक वृत्त को, इसको अक्षांश वृत्त भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये वृत्त की आकार का है, गोला है, इसीलिए हम लोग इसको अक्षांश वृत्त भी कह सकते हैं। तो अब देखिए जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे हो गया 0 डिग्री। ऊपर जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हर एक डिग्री हम लोग का एक डिग्री पे एक लाइनिंग खींचा गया है। ठीक है, वो एक डिग्री पे खींचा गया है, अब इमेजिनरी किया गया है तो उसको अक्षांश बोलते हैं। तो बताया कि अक्षांशों कर बोले तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, तो एक डिग्री में बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर 90 डिग्री तक जाएगा ऊपर तक, क्योंकि यहाँ के कोण पे जाकर 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल पे 90 डिग्री तक जाएगा। तो 90 डिग्री तक अगर बढ़ता जाएगा तो अब बताए कितना लाइनिंग ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कुल 90 लाइनिंग। ठीक है, अब प्लस देखिए नीचे भी जाए तो नीचे भी 1 डिग्री में बढ़ेगा आपको हर एक डिग्री पे, तो यहाँ भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब बताइए 90 तो प्लस 180 यही हो गया, लेकिन बीच वाला एक यहाँ पे छूट गया 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री प्लस 1 तो बराबर कितना हो जाएगा, हमारा कुल हो जाएगा 181। यानी कि हमारा कुल है 181। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181। तो आप ये चीज़ याद रखिए, अक्षांशों की संख्या, अक्षांश की संख्या भी बोल सकता है, अक्षांश वृत्त भी बोल सकता है, या फिर अक्षांश रेखा भी बोल सकता है। तो इसीलिए आपको, लेकिन आप देखें जो पृथ्वी है यहाँ पे जा करके ये जो रेखा आप बोलेंगे या वृत्त बोलेंगे, तो यहाँ पे पृथ्वी के जो इंड पे आकर के जो दक्षिण नॉर्थ पोल है यहाँ पे आकर के, क्योंकि एक डिग्री बढ़ रहा है तो लास्ट जो डिग्री होगा वहाँ पे आकर के ये बूंदा टाइप से हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस टाइप से हो जाएगा, एकदम बूंदा टाइप से, क्योंकि गोला खींचना है इसको तो वो बूंदा टाइप से हो जाएगा। आपको समझाएंगे क्यों कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। अभी आप जितना है कि आप इतना याद रखें कि 181 होता है, कुल इसकी संख्या कितनी होती है, 181। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे देशांतर की। अक्षांश तो आप लोग समझ लिए, अक्षांश किसे कहते हैं, पृथ्वी के जो समानांतर खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अक्षांश को किस लिए किया गया है, ताकि हम लोग लोकेशन को डिफाइन कर सके, लोकेशन अपना चूज कर सके कि हम लोग कहाँ पे है, इस चीज़ के लिए अक्षांश प्लस देशांतर दोनों को किया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांश, जो कि एक हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षीय लाइन होता है, तो अक्षांश हो गया। अब देखिए अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 181 होती है। आप ये सब याद रखें क्योंकि एग्जाम में ये सब बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारा आता है। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं देशांतर की। देखिए अगर पृथ्वी पे हम लोग देखें तो देशांतरीय रेखा भी खींचा गया। यहाँ पे जो दिख रही है, ये जो लाइनिंग आप दिख रहे हैं यहाँ से करके यहाँ तक, ये देशांतर है। दरअसल ये गोल है। ठीक है, यहाँ पे आप पृथ्वी का एक ही भाग दिख रहा है, इसीलिए आपको इस तरह दिख रहा है, ये गोल है। ठीक है, ये कहाँ से होता है, पोल से शुरू होता है, नॉर्थ पोल से, और सारे जितने भी देशांतर आए वो जाके पोल पर ही मिलता है, यानी कि ध्रुव पर ही जाके मिलता है। आप इधर भी देखो, नीचे भी देखो ध्रुव पर मिलेगा, फिर इसको भी देखो ध्रुव पर भी मिलेगा, और इसको भी देखो ध्रुव पर भी आके मिलेगा। तो अब सबसे पहले आपको हम बता दिए कि अक्षांश रेखा, देशांतर। तो देशांतर के देखिए, देशांतर भी क्या है, हर एक डिग्री पे खींचा गया है। ठीक है, ये जो इसके बीच की दूरी है 1 डिग्री है। ठीक है, इसके बीच की दूरी है 1 डिग्री है, तो हर एक डिग्री पे खींचा गया। तब बताइए किसी भी गोला, जो कोई भी गोलाकार जो चीज़ होता है वो क्या होता है अपने आप में, उसको जो पूरा अगर नापेंगे हम लोग तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है वो। ठीक है, अपने आप में तो ये कितने एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। तो आप बताइए इसमें कितना अक्षांश रेखा खींचा जाएगा, तो हर एक डिग्री पे खींचना है, हर एक डिग्री पे। तो कुल कितना डिग्री है, 360 डिग्री। हर एक डिग्री पे 360 डिग्री जो है, इस पर हर एक डिग्री पे खींचना है, तो कितना हो जाएगा बराबर, ये 360, यानी 360 जो है देशांतरीय रेखा है। कुल कितने हैं, 360 देशांतरीय रेखा है। ठीक है,
तो इस पे पृथ्वी पे कुल कितने देशांतरीय रेखा है? 360 है। और कितने अक्षांशीय रेखा है? तो 181। हर एक डिग्री पे कितना है? एक अक्षांश रेखा खींचा गया है, हॉरिजॉन्टल खींचा गया है, और वर्टिकल टाइप से जो है इस तरह से गोलाकार टाइप में ये देशांतरीय रेखा खींचा गया है। तो देखिए अक्षांश और देशांतर तो हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं कि इन लोग के इनके बीच की जो दूरी होता है ये कितनी होता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं वनडे एग्जाम जो होता है उसमें बहुत सारा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग को समझने की ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश की बात करते हैं। तो अगर अक्षांश की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखें, ये हो गया विषुवत रेखा आपका, इसको भूमध्य रेखा, क्योंकि अब भूमि को बीच बीच में 2 भाग में पृथ्वी को 2 भाग में बांट दे रहा है यानी भूमि को, तो इसलिए भूमध्य रेखा ही बोलते हैं इसको। तो 1 डिग्री अगर यहाँ बढ़ते हैं अब आप 1 डिग्री यहाँ पे, तो कुल कितना है? इसकी संख्या है 181 संख्या है, क्योंकि 90 ऊपर जाएगा, 90 डिग्री तक ऊपर, 90 डिग्री तक नीचे, तो इसलिए 90 डिग्री ऊपर तो 90 हो जाएगा, 90 डिग्री नीचे तो 90 180 प्लस 1 हो जाएगा, ये विषुवत रेखा 181। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये अक्षांश ये हो गया और एक अक्षांश ये हो गया, ये दोनों के बीच की दूरी जो है ये जो एरिया है ये कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और शायद हमको लगता है कि बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन आया भी है मेरे अनुसार, क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ मतलब लगभग हमको लगता है 2006 या 7 के आसपास में ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में आया था। तो आप सोच सकते हैं कितना क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो ये दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी अगर देखें, अक्षांश ये भी है, ये भी अक्षांश रेखा, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं और अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, या फिर इसकी दूरी ले लो या फिर ये इसकी दूरी, क्योंकि दोनों 1-1 डिग्री पे है, तो ये दोनों के बीच की दूरी की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर। लेकिन अगर फिर हम लोग देशांतर की बात करते हैं तो हम लोग देशांतर की बात कर लेते हैं। 2 देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? तो सबसे पहले हम लोग देशांतर देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, ये एक देशांतर हो गया, ये हो गया एक देशांतर, ठीक है, ये हो गया एक देशांतर, फिर 1 डिग्री बाद ये हो गया, 1 डिग्री बाद ये हो गया। तो बताइए कुल कितने हैं देशांतर रेखाओं की संख्या? तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है 360, आपकी संख्या है 360। लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों की जो बीच की दूरी है कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी अगर पूछ लिया आपसे, तो इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। देखिए, क्योंकि ये जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर देखें यहाँ पे विषुवत रेखा पे तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कम हो गया, फिर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कम हो गया, फिर आप यहाँ पे जाए तो यहाँ पे कम हो गया, और यहीं करते करते जो ध्रुव होता है पोल, यहाँ पे पोल पे कितना हो जाएगा? पोल पे जाकर के ये हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि 0 किलोमीटर के डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों जाकर के आपस में जितने भी देशांतर रेखाएं होते हैं वो जाकर के ध्रुव पर जाकर के मिल जाती है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, जितने भी देशांतर रेखाएं वो आकर के ध्रुव पर मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब टोटल आकर के यहीं पे आपको जाकर के मिल जाएगा, जितने भी ये देशांतर रेखा है। तो ध्रुव पर कितना इसकी दूरी हो जाएगा, इसके बीच की दूरी, तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिक दोनों एक पास है तो 0 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0 किलोमीटर। तो ध्रुव के पास कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर देशांतर रेखाओं की दूरी। लेकिन आपको पूछ दे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी इसकी कहाँ पे होती है, तो ये कहाँ पे होगी सबसे ज़्यादा दूरी इसकी? तो विषुवत रेखा के पास। तो विषुवत रेखा पर इसकी दूरी कितनी होती है? विषुवत रेखा पे दो देशांतर के बीच की दूरी, तो 2 देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पे होती है 111.3 किलोमीटर। कितना होती है? 111.3 किलोमीटर यहाँ पे इसकी दूरी होती है। तो हम लोग अक्षांश एवं देशांतर को समझ लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा समझेंगे। आखिर ये कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा क्यों खींचा गया? आपको तो ये समझ लिए कि अक्षांश देशांतर का क्यों खींचा गया है, लेकिन एक चीज़ आपको बताएंगे, क्योंकि अभी अक्षांश देशांतर को हम लोग एक ओवरव्यू दे रहे हैं। अब बताएंगे कि इससे टाइम, देशांतर रेखा से ही टाइम को हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम लोग कितनी डिग्री पीछे जाएंगे तो कितने देशांतर पश्चिम जाएंगे, कितनी पूरब जाएंगे, तो इस तरह का होता है। लेकिन हाँ, आप जब पूरब पश्चिम का बात आया तो हम लोग समझ लेते हैं एक बार, ये पूरब पश्चिम क्या होता है। आप लोग समझ लिए 2 देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 पॉइंट कहाँ पे? विषुवत रेखा पे होती है 111.3 किलोमीटर, और ध्रुव पे कितनी होती है? 0 किलोमीटर। लेकिन आपको देखिए, अगर देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो देशांतर रेखाएँ हैं, यहाँ पे बीच में भी हम एक लाइनिंग खींच सकते हैं, एक देशांतर रेखा बीच में भी हो सकता है, होगा यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो ये जो है, यही जो होता है मेन देशांतर, इसी से टाइम का डिफाइन होता है। अगर इससे हम 1 डिग्री इधर जाते हैं तो हमारा कितना, यानी कि 1 डिग्री अगर उधर गए हम तो हमारा 1 डिग्री अगर इधर गए तो हम, यानी कि 1 डिग्री इधर गए, यानी कि हम 15 मिनट हम लोग किधर चले गए? पश्चिम की तरफ, यानी 15 मीटर। सूर्य किधर से उगता है?
यहाँ उगता है। अगर आप माने यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 बज रहा है, ठीक है, तो 1 डिग्री इधर यहाँ हुआ और 1 डिग्री यहाँ, 2 डिग्री हम लोग खस के यहाँ से 2 डिग्री खस के यहाँ से तो 1 ही डिग्री खस के पश्चिम की तरफ गए। लेकिन इस लोकेशन से हम लोग यहाँ से हम लोग यहाँ तक जाने में 2 डिग्री क्रॉस किए, 1 डिग्री यहाँ, फिर 1 डिग्री यहाँ से यहाँ, यहाँ से 1 डिग्री यहाँ और फिर 1 डिग्री यहाँ से यहाँ, तो ये 2 डिग्री खसक गया। तो अब बताएं यहाँ पे अगर 2 बज रहा है तो अब बताएं इससे ये आधा घंटा बाद यानी कि आधा घंटा पीछे जाएगा तो कितना बज यहाँ कितना बज रहा होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 2 बज रहा है तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ है तो यहाँ पे 2 बज रहा है, तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ है तो यहाँ आएगा तो कितना बजेगा यहाँ पे, तो इससे ये आधा घंटा पीछे की तरफ जाएगा तो कितना बजेगा यहाँ, तो यहाँ पे ये 30 मिनट समझ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 15 मिनट ये हुआ 1 डिग्री और 15 मिनट ये हुआ, तो यानी यहाँ पे 2 बजेगा तो यहाँ पे कितना बजेगा, 2:30 बजेगा, क्योंकि 2 डिग्री हम लोग गए तो यानी कि 30 डिग्री हम लोग बढ़े तो 30 डिग्री ये 30 डिग्री हम लोग क्या किए, 2 डिग्री हम लोग गए यानी 30 मिनट पीछे गए तो क्या हो गया 30 मिनट हम लोग का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि जब सूर्य का प्रकाश यहाँ आएगा तो यहाँ 2:30 बजेगा, लेकिन जब यहाँ है तो यहाँ 1:30 बज रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है तो यहाँ आते आते वो आधा घंटा का ट्रैवल करेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको मैं करते हैं, जब हम देशांतर समझेंगे तो वहाँ पे अच्छा से डिटेल में इसको समझेंगे कि ये कैसे होता है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, देशांतर को हम लोग समझ लिए कुल देशांतर की संख्या कितनी होती है। लेकिन हाँ, अब आपको बता देते हैं कि जब भी हम 1 डिग्री घसकेंगे, 1 डिग्री जाएंगे यहाँ पे, 1 डिग्री यहाँ से जाएंगे 1 डिग्री तो हमारे 15 मिनट यानी कि हम लोग पीछे चले जाते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। इसी से हम लोग टाइम का डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि हमारे टाइम कौन सा टाइम कितने पे होता है, ये कब कहाँ पे कितना बजेगा, यहाँ पे 2 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बजेगा। इसको हम लोग जब अक्षांश देशांतर समझेंगे, जब हम लोग पूरे वर्ल्ड में पढ़ लेंगे, अंत में हम लोग अक्षांश देशांतर डिटेल में समझेंगे। तभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कर्क रेखा, विषुवत रेखा प्लस मकर रेखा पे। तो देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होता है। देखिए, आपको बता दें कि अक्षांश रेखा जो होता है पृथ्वी के बीचों बीच खींचा गया है। ठीक है, पृथ्वी के क्या समानांतर खींचा गया है यहाँ पे अक्षांश रेखा। ठीक है, लेकिन इसे हर 1 डिग्री पर अक्षांश रेखा 1 डिग्री पर खींचा गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, तो ये क्या किया गया है कि 23.5 डिग्री पे खींचा गया है कर्क रेखा, यानी इसको हम लोग कर्क बोल सकते हैं। थोड़ा सा हम अच्छे से इसको कर दें। यहाँ पे हम लोग कर्क रेखा हो गया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मकर, नीचे हो गया मकर। ठीक है, तो ऊपर हो गया कर्क, नीचे हो गया मकर, और ये हो गया विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ये बीच में है, इसको बोलते हैं। देखिए, तो कर्क रेखा मकर का आखिर क्यों यहाँ बीच में एक लाइन खींचा गया, जबकि हर 1 डिग्री पे है, 1 डिग्री पर लाइन खींचा ही गया है पृथ्वी पे लोकेशन को डिफाइन करने के लिए। तो देखिए, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश आपको पता है कि पृथ्वी पर पड़ता है। तो सूर्य का प्रकाश जो क्या होता है, यहाँ से जैसे यहाँ पे अगर सूर्य का प्रकाश है तो यहाँ से होते हुए यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ पे विषुवत रेखा पे आएगा। ठीक है, हर 3 महीना यहाँ है, 3 महीना बाद यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3 महीना बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये इधर नहीं जाएगा, इधर जाने के बजाय ये फिर रिवर्स जाएगा इधर ऊपर की तरफ, तो विषुवत रेखा पे जाएगा। ये विषुवत रेखा पर ये फिर से यहाँ पे जाएगा विषुवत रेखा पे, और फिर इसके ऊपर से यहाँ होते हुए यहाँ पे जाएगा कहाँ पे, तो ये हो गया फिर कर्क रेखा। तो आप देखें 3 महीना यहाँ से चला तो 3 महीना पे यहाँ, उसके बाद यहाँ पे आया तो विषुवत रेखा पे 3 महीना, यहाँ पे आया तो 6 महीना हो गया मकर रेखा पे, मकर रेखा से फिर यहाँ गया तो 9 महीना हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से जब यहाँ पे आ गया तो विषुवत रेखा से फिर ऊपर आया तो यहाँ 12 महीना। तो 12 महीना जो सूर्य का प्रकाश होता है इतना ही दूर में रहता है। ठीक है, इसी के आसपास ट्रेवल करता है, तो इसीलिए सूर्य का प्रकाश इससे ऊपर नहीं जाता है, नहीं से एकदम डायरेक्ट इसी पे आकर चमकता है। तिरछा प्रकाश ऊपर की तरफ जाता है, तिरछा पड़ता है प्रकाश। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाता है, तो इसीलिए इसको कर्क रेखा बोला गया, इसको मकर रेखा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश को ये डिफाइन करता है कि सूर्य का प्रकाश इसी के आसपास रहता है, इसीलिए इसको कर्क रेखा बोला गया ऊपर वाले को, और नीचे को मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री पे खींचा गया है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री पे खींचा 23.5 डिग्री पे खींचा गया है 1/2 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ है, नीचे की तरफ है तो साउथ है, तो क्या हो जाएगा, ये 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है, 1/2 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या होगा, कर्क रेखा होगा, और 23.5 डिग्री मकर साउथ क्या होगा, तो मकर रेखा होगा। तो आप लोग समझ गए कि सूर्य का प्रकाश कहाँ चमकता है, तो कर्क और मकर दोनों के बीच में चमकता है। और आप बताएं, एक बार एक चीज़ और आपसे पूछे, जब 1 साल में यहाँ से लेकर के यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो आप बताएं सूर्य का प्रकाश
मकर रेखा पे आप ध्यान दें तो 2 बार आ रहा है डायरेक्ट, 2 बार सीधा पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक साल में जो कर्क रेखा पे क्या विषुवत रेखा पे सूर्य का प्रकाश 2 बार पड़ता है। तो इसीलिए जो भी इस एरिया में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश में क्या होता है, हीट होता है, टेम्परेचर होता है, तो ज़्यादा क्या करता है, जहाँ भी पड़ता है सूर्य का प्रकाश वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, वहाँ की तापमान बढ़ा जाता है। तो इसीलिए जब सबसे ज़्यादा गर्मी क्या होती है, विषुवत रेखा पे पड़ने वाले आसपास के एरिया में होता है सबसे अधिक गर्मी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज़्यादातर यहीं पे ऑब्जर्व हो पाता है, ठीक है। और मकर रेखा यानी कि ठंडी जो गर्मी जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक अधिक पड़ता है, इसी रीजन में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, जो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पे विषुवत रेखा पड़ेगा। इसीलिए आप देखें यहाँ पे देखिए अफ्रीका पड़ रहा है, इसमें पड़ जा रहा है, इस रीजन में बीच में पड़ जा रहा है, इसीलिए अफ्रीका के लोग अधिकतर काले होते हैं, ठीक है। और इंडिया में भी देखें तो इंडिया का जो यहाँ पे इंडिया है, आप एक बार फिर से हम इंडिया को दिखाते हैं आपको, इंडिया को। अब अगर इंडिया को देखें आप, तो इंडिया आप देखें तो इंडिया यहाँ पे, तो इंडिया का जो साउथ नीचे का भाग है, दक्षिण का साउथ इंडिया में साउथ है, हालांकि इंडिया का जो नीचे का भाग है, क्योंकि इंडिया के ऊपर का भाग नॉर्थ हो जाएगा, नीचे का भाग, क्योंकि हर मैप में ऊपर में और नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ। तो साउथ के लोग भी सांवले होते हैं, इसीलिए इंडिया में साउथ के लोग भी सांवले होते हैं, क्योंकि ये दक्षिणी भाग में पड़ता है। और दक्षिणी में पड़ता है तो यानी कि किसके बीच में पड़ जाता है, कर्क और मकर दोनों के बीच में पड़ जाता है, ये भी यानी कर्क से नीचे पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी अधिकतर गर्मी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो सूर्य का प्रकाश किन दो रेखाओं के बीच में चमकता है, तो कर्क और मकर की रेखाओं पे। सूर्य का प्रकाश साल में 2 बार किस रेखा पे चमकता है, तो होता है विषुवत रेखा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अधिकतर आते रहते हैं। तो आप बताएं, जैसे अब यहाँ पे देखें, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे समझते हैं क्या है, कि आप बताएं जब सूर्य रेखा, देखिए यहाँ पे कर्क रेखा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बताएं ये हो गया कर्क रेखा, यहाँ से लेकर के ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। तो सूर्य का प्रकाश इन 2 रेखाओं के बीच में ट्रेवल करता है, घूमते रहता है। तो सबसे अधिक गर्म क्षेत्र हो गया यहीं, सबसे अधिक गर्म हो गया क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहीं पर रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, गर्म क्षेत्र। लेकिन हम लोग मैप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की भाषा में यानी भूगोल की भाषा में इसको बोलते हैं गर्म को उष्ण, और क्षेत्र को कटिबंध। तो इसको हम लोग बोलते हैं इस रीजन को पूरा, इसको उष्ण कटिबंध। और सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पे आता है तो थोड़ा सा तिरछा पड़ता है इधर की तरफ। तो आप बताएं, जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे है तो थोड़ा सा तिरछा पड़ेगा इधर, तो हल्का सा प्रकाश उधर जाएगा, यानी उधर भी हल्का सा गर्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ पे अगर है, ठीक है, 6 महीना बाद यहाँ पे आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश उधर नहीं पड़ता है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इधर ठंडी हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे इधर ठंडी होता है, उत्तर की तरफ मकर रेखा की तरफ हो जाता है ठंडी। इसीलिए भारत में क्या होता है कि ठंडी आता है जब, क्योंकि सूर्य चल जाता है यहाँ पे मकर रेखा पे चलता है सूर्य, और इधर क्या होता है, हल्का सा गर्म हो जाता है, ठीक है, इस रीजन में हल्का सा गर्म हो जाता है। तो देखिए तब साल में देखिए एक बार क्या हो रहा है कि यहाँ पे गर्मी आ रहा है, यहाँ पे फिर एक बार ठंडी आ जाता है, यानी कि ये जो रीजन है गर्म प्लस ठंडा दोनों है, ठंडा भी है और गर्म है। तो ठंडा को हम लोग बोलते हैं शीत बोलते हैं, और गर्म को उष्ण बोलते हैं। तो शीत प्लस उष्ण को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा। इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीत प्लस उष्ण, यानी गर्म प्लस ठंडा दोनों क्षेत्र का। तो जब यहाँ ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी शीत प्लस उष्ण यानी ठंडा प्लस गर्म दोनों आता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब यहाँ है तो गर्मी पड़ती है, और जब यहाँ है तो यहाँ ठंडा हो जाती है, तो यहाँ पे ठंडा हो जाती है। तो ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन सूर्य का प्रकाश इससे आगे नहीं जाता है, इसीलिए जब सूर्य का प्रकाश जाएगा ही नहीं, एकदम थोड़ा सा जाएगा परछाई टाइप से, तो आप समझ उससे तो पृथ्वी गर्म नहीं हो सकती है। तो क्या होता है, यहाँ पे हमेशा ठंडा हमेशा पड़ा रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं शीत, और इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। ये जो पूरा रीजन है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। तो आप लोग समझ गए होंगे अक्षांश देशांतर और उष्ण कटिबंध शीत कटिबंध क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें पृथ्वी, यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे देखें, अगर पृथ्वी हो गया, पृथ्वी में देखें यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे का भाग है, ये क्या है, शीत कटिबंध का भाग है। यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो क्या होगा कि पानी ठंडा पड़ेगा, तो क्या होगा, पानी जम जाएगा तो बर्फ़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वाइट कलर हो गया है, और आपको बताएं फर्स्ट क्लास में ही कि वाइट जो पृथ्वी पे वाइट कलर जब होगा फिजिकल मैप में, तो उसको क्या हम लोग डिटेक्ट करेंगे, उसको बर्फ़, यानी वहाँ पे बर्फ़ है। तो यहाँ भी बर्फ़ है, ऊपर के रीजन में भी जो है यहाँ पे रीजन है, यहाँ भी बर्फीले एरिया है, क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा ठंडा पड़ता है। इसीलिए आप देखें कि रूस में जो अधिकतर लोग ठंडा पड़ता है, अधिकतर वहाँ पे हमेशा ठंडी होती रहती है, ठंडी हमेशा कंटिन्यू ठंडा रहता है वहाँ पे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहाँ पहुँच नहीं पाता है, सूर्य का प्रकाश वहाँ पर पहुँच नहीं पाता, इसलिए वहाँ पे हमेशा ठंडा रहता है। तो आज आप लोग समझ गए अक्षांश देशांतर और उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उसके अलावा
शीत कटिबंध, आप ये तीनों समझ गए। अक्षांश देशांतर, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आप ये लोग समझ गए। देखिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग से एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि देखिए आप लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, आपको हमसे क्या उम्मीद है कि मैं आपको एक अच्छा सा नॉलेज दूँ, लेकिन क्या मतलब मुझे भी तो आप लोगों से कुछ उम्मीद होना चाहिए। तो मेरा उम्मीद क्या है कि आप ही लोग समझ सकते हैं मैं किस उम्मीद से यहाँ पे आया हूँ। तो मेरा बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हमारे इंडिया में हर किसी को ये नॉलेज हो और हमारे भारत के सब लोग शिक्षित हों, ताकि इससे हर किसी को गर्व फील होता है। क्योंकि आप विदेश में जाएंगे, पढ़े रहेंगे तो हर चीज़ का नॉलेज रहेगा, तो आप भी बता सकते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। तो इस चीज़ को आप लोग भली बातें समझिए और हो सके तो जितना से जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन और हाई हो और आप लोगों को मैं और अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सकूं, जितना हो सके उतना दूं। तो चलिए आज को वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।